तो कल हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे अपना पहला कोड लिखेंगे, उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे लिखा जाता है, क्या डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी सी कोड का, या फिर कोई भी सी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि कोड जो लिखेंगे वो हमेशा सही रहेगा, कुछ गलतियां भी हो सकती हैं लिखने में। और अगर गलती होगी कोड में लिखने में तो कंपाइलर इंटरप्रेट उसको अच्छे से कंपाइल कर नहीं पाएगा, उसको मतलब समझ नहीं आएगा, और वो हमारे ऊपर एक चीज थ्रो करेगा, एक चीज हमको रिटर्न करेगा, उसको बोलते हैं एरर। ठीक है। तो एरर्स बेसिकली वो डिस्क्रिपेंसीज या फिर वो शॉर्टकमिंग हमारे प्रोग्राम की, जो हम लोगों से कोड लिखते टाइम या फिर प्रोग्राम में जितने भी हमने लाइंस लिखी हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वो लिखते टाइम हो जाती हैं, उनको बोला जाता है एरर। और वो जैसे ही हम कंपाइल करते हैं अपना प्रोग्राम, और अगर कोई एरर होता है तो हमारा कंपाइलर हमें एक एरर थ्रो करता है, जो कि हमें कंपाइलेशन जो टर्मिनल विंडो होती है उस पर शो करता है। अभी वो दिखाएंगे, अभी डेव सीपीपी ओपन करके आपको दिखाएंगे कि एरर कैसे दिखता है और क्या क्या कितने टाइप के एरर्स होते हैं। तो अभी तो शायद इसमें सिंटैक्स और लॉजिकल दो ही एरर डिस्कस किए हुए हैं। बाकी एरर्स आपको तब पता चलेंगे जब आप इसमें और डीप घुस जाएंगे, मतलब जब आप लूप्स पढ़ लेंगे, जब आप कंडीशनल्स पढ़ लेंगे, जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सब पढ़ लेंगे, टर्मिनेटर्स सारे पढ़ लेंगे, तब एरर्स आपको और अच्छे समझ में आएंगे। लेकिन अभी बेसिकली जो दो एरर है, सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर, उनको देख लेते हैं। तो सिंटैक्स एरर क्या है? सिंटैक्स मतलब हमारे प्रोग्राम को लिखने के लिए जो प्री डिफाइंड रूल्स हैं, जो हमारी मतलब जैसे लैंग्वेज होती है, हर लैंग्वेज की अपनी एक ग्रामर होती है। तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर मतलब अगर पंचुएशन बदल देंगे तो उस जो सेंटेंस हमने लिखा या जो भी लिखा उसकी पूरी मीनिंग चेंज हो जाती है। अगर एक पंचुएशन का साइन हमने इधर से उधर कर दिया, आगे से पीछे, पीछे से आगे कुछ भी कर दिया, तो उस पूरे सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे कोड में, जो हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही हम कोड लिखते हैं, मतलब सी की हेल्प से हम कोड लिखेंगे, और उस सी लैंग्वेज के कुछ सिंटैक्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। अगर उन रूल्स को हमने ओवरसी कर दिया, अगर उन रूल्स को हमने फॉलो नहीं किया अपने कोड को लिखते हुए टाइम, वो ऐसे समझ लीजिए हमारी सी लैंग्वेज की ग्रामर है, सिंटैक्स है। ठीक है, सिंटैक्स किसी चीज को लिखने का तरीका। आशीष म्यूट कर लो। तो हमारे लिखने का जो तरीका है उसको बोलते हैं सिंटैक्स, या फिर उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की ग्रामर। मतलब अगर उसे कंपेयर किया जाए बाकी सारी लैंग्वेजेस से, जो हम लोग बोलते हैं इंग्लिश वगैरह। ठीक है। तो अब कैसा हो सकता है सिंटैक्स एरर? जो भी आपने कल प्रोग्राम देखा होगा उसमें आपने ये देखा होगा कि जब भी कोई लाइन लिखते हैं मेन फंक्शन को छोड़ के, और इंक्लूड stdio.h, मतलब जितना आपने देखा उतने में मैं बता रहा हूँ। जितनी भी बाकी लाइंस होती हैं, जैसे int x बराबर 10 ये लिखा हुआ है, int 5 y बराबर 15 लिखा हुआ है, और बाकी नीचे जो printf वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है, इन सब के आगे ये देखिए सेमीकोलन एक लगा हुआ है। printf के आगे भी सेमीकोलन, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेमीकोलन मिस्ड। तो अब इस प्रोग्राम का प्रॉपर फॉर्मेट क्या होना चाहिए था? जितनी भी लाइंस हम लिख रहे हैं जिसके बाद हमारे प्रोग्राम को टर्मिनेट होना चाहिए, उस लाइन के बाद हमें सेमीकोलन लगाना ही लगाना पड़ेगा। अगर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है तो हमारा कंपाइलर थ्रो करेगा सिंटैक्स एरर, क्योंकि ये हमारी जो सी लैंग्वेज है उसकी प्री डिफाइंड सिंटैक्स के अंदर नहीं आता है। मतलब सी लैंग्वेज में क्या है कि प्रिंटफ के बाद सेमीकोलन, ये क्या इश्यू हो रहा है, कोई देखना है इसको, सिविल में ज्वाइन नहीं हो रहा कुछ बच्चा। तो प्रिंटफ के बाद या किसी भी फंक्शन के बाद सेमीकोलन एक लगाया जाता है, लेकिन हमने यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया, तो यहाँ पे क्या एरर आएगा? एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर दिस टोकन। बिफोर करली ब्रेसेस वाला जो टोकन है उससे पहले क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? सेमीकोलन। तो जैसे ही हमने कंपाइल किया, हमने ये प्रोग्राम लिखा, हमने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, कंपाइल करते ही एरर शो करेगा एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर दिस टोकन। ठीक है। तो ये हमने क्या किया, हमने जो नॉर्मल फॉर्मेट था हमारे प्रोग्राम का, हम उससे डिफर कर गए, हमने कुछ और चीज लिख दी जो हमको लिखनी चाहिए थी। अब ये लूप का है, लूप तो अभी एक्सप्लेन नहीं किया है कि लूप क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, तो ये वाला एरर भी आपको नहीं बता सकते। बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे भी एक एरर हो रहा है, तो यहाँ पे बता दिया कि एरर दिस एक्सपेक्टेड बिफोर दिस इन द वाइल टोकन। ठीक है। जो वाइल वाला, जो वाइल एक लूप होती है हमारी, तो इसमें जो ये आर्गुमेंट दिया हुआ है, जो भी ये डॉट लगाया हुआ है, वाइल में ऐसे नहीं लगा सकते हैं। तो उसने क्या बता दिया? एरर बता दिया कि उससे पहले कोई एक्सप्रेशन होनी चाहिए, सिर्फ डॉट लगाने से काम नहीं चलेगा, वाइल में आप डॉट नहीं लगा सकते। तो उसने क्या रिटर्न कर दिया? सिंटैक्स एरर। क्यों? क्योंकि वाइल का सिंटैक्स, वाइल लूप जो होती है हमारी,
उसका सिंटेक्स ये नहीं होता है, उसका सिंटेक्स कुछ और होता है, लेकिन हमने उस सिंटेक्स से अलग हटके हमने कोई और दूसरा सिंटेक्स दे दिया, तो हमारा कंपाइलर क्या थ्रो करेगा, एक सिंटेक्स एरर नीचे लिख के आएगा। कोई भी प्रोग्राम आप कंपाइल करोगे, कोई भी एरर होता है उसमें लिख के आएगा एरर एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन बिफोर दिस। तो सिंटेक्स एरर क्या बताया इसमें, काफी सारे एग्जांपल दिए। मोस्ट फ्रीक्वेंट सिंटेक्स एरर, पैरेंथेसिस हमने हटा दिया। पैरेंथेसिस मतलब जहां से हमारा एक प्रोग्राम हमारा शुरू होगा एक जगह से, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर्टिकुलर वो अगर शुरू हो रहे हैं तो उनको बंद भी करना पड़ेगा, तो ये पैरेंथेसिस हमारे उसमें यूज होते हैं। अगर हमने इनमें से कोई भी पैरेंथेसिस, ये कौन है यार, म्यूट करो। तो इसमें अगर पैरेंथेसिस हटा देंगे तो उसका एरर आ जाएगा कि पैरेंथेसिस नहीं लगाया। प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विदाउट डिक्लेयरिंग इट, हमने एक वेरिएबल प्रिंट तो करा दिया, जैसे अभी यहाँ पे int x बराबर 10 लिखा है, हम क्या करें, हम इस वेरिएबल को डिक्लेयर ही ना करें, हम ये वाली लाइन पूरी हटा दें और फिर हम यहाँ printf में जाके x, y कर दें, तो यहाँ पे एरर आएगा कि वैल्यू ऑफ x नॉट फाउंड या फिर x नॉट डिक्लेयर्ड, ये एरर आएगा। ठीक है, मिसिंग सेमीकोलन लाइक दिस, यहाँ पे हमने सेमीकोलन मिस कर दिया। तो ये कॉमन एग्जांपल्स है कि हम लोग किस तरीके के सिंटेक्स एरर अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं। और अच्छी बात यही होती है कि कंपाइलर हमारा बता देता है कि कहाँ पे एरर कर रहे हैं, तो आप उसको जाके फिर से रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे एरर पे, जो है लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर क्या हो गया, हमारा जो प्रोग्राम जो करते हैं वो करते हैं हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक चीज़ हम अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं वो होता है लॉजिक। हम कोई लॉजिक लगाते हैं अपने प्रोग्राम में, उस लॉजिक को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जो भी टूल्स हमें दिए गए होते हैं उस लैंग्वेज की तरफ से, हम उन टूल्स को लगाते हैं, उन लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं उन टूल्स की मदद से, और हम जो हमारा टास्क होता है उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर उन टूल्स को लगाने में हम कोई लॉजिकल एरर कर दें, कैसी एरर, देखिए ये फॉर लूप, ये सबको दिख रहा है कर्सर कहाँ पे है मेरा, पॉइंटर कहाँ पे और लूप जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ। यस सर। ठीक है, फॉर लूप, अब मैंने सेमीकोलन बताया था कि सेमीकोलन जैसे ही मिलेगा किसी कंपाइलर को किसी भी स्टेटमेंट के आगे, लूप के आगे सेमीकोलन नहीं लगाया जाता है। डू वाइल जो लूप होती है सिर्फ उस पर वाइल के आगे लगाया जाता है, और फॉर या वाइल लूप में किसी भी लूप के आगे सेमीकोलन यहाँ पे ब्रैकेट के आगे नहीं लगाया जाता है। क्यों नहीं लगाया जाता, उसका रीज़न ये है, जो हमारी लूप होती है, अब हमने ये लिखा, ये लूप अभी आपको पता नहीं है लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि लूप क्या करेगी, जितना भी ये कर्ली ब्रेसेस, ये वाला ब्रेस और ये वाला ब्रेस, इसके अंदर जो भी ये चीज़ है, इसको वो इस लूप के अकॉर्डिंग जितनी भी कंडीशन होगी उतनी टाइम रन करेगी। अब इसमें ये क्या लिखा हुआ है, 3 बार, 0 से लेके 3, मतलब 0 1 2 3 बार ये हमारी लूप रन होगी। तो एक बार चलेगी, फिर दोबारा चलेगी, फिर तीसरी बार चलेगी। लेकिन हमने अब यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब क्या होता है हमारे सी कंपाइलर के अकॉर्डिंग, कि इस वाली लाइन को एंड कर दो, इस वाली लाइन के आगे जो भी लिखा हुआ है उसका इस लाइन से कोई मतलब नहीं है। सेमीकोलन होता है टर्मिनेटर, एक टर्मिनेट मतलब इस लाइन को यहीं पे टर्मिनेट कर दो, और इस लाइन के आगे जितने भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उसका इस लाइन से कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। और अगर हमने लूप के आगे ऐसे सेमीकोलन लगा दिया तो मतलब जितना भी ये कोड इन ब्रेसेस के अंदर, ये वाला कर्ली ब्रेस, ऊपर वाला और नीचे वाला कर्ली ब्रेस, इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है उसका इस लूप से कोई कनेक्शन है ही नहीं। तो हमारी ये वाली लाइन अलग एग्जीक्यूट होगी और हमारा ये वाला कोड अलग एग्जीक्यूट होगा। आया समझ में? लूप के आगे सेमीकोलन नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि लूप का जो भी काम होता है वो हम इन्हीं ब्रेसेस के अंदर डिफाइन करते हैं। लूप यहाँ से पूरा लूप ट्रेवल नहीं करती, यहाँ आएगी फिर यहाँ पे अंदर चलेगी, फिर ये तीसरी वाली लाइन पे जाती है। जब लूप पढ़ाएंगे आपको तब बताएंगे कि कैसे लूप काम करती है, फॉर लूप या वाइल लूप, जितनी भी लूप्स होती हैं। लेकिन बेसिक यही है कि अब तो ये तो एक एरर हो गया, और एरर क्या हो सकता है, आपने 0 से डिवाइड कर दिया किसी भी नंबर को, 0 से डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है, तो वहाँ पे एरर आ जाएगा। और एरर क्या होता है, एरेज में काफ़ी सारे एरर होते हैं, और डेटा स्ट्रक्चर में एरर, डेटा टाइप में एरर होगा कि आपने लॉन्ग की वैल्यू जो है, मतलब फ्लोटिंग वैल्यू जो है वो अपने इंटीजर में मतलब स्टोर करा दी, तो वहाँ पे एरर आएगा कि ये तो भाई, ये तो सीधी सी लॉजिक की बात होगी ना कि आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट का, आप उसमें वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, लॉन्ग की या फ्लोट की। तो जब लॉजिकल एरर होता है तो या तो डिजायर्ड आउटपुट नहीं आएगा, या फिर कुछ गलत आउटपुट आएगा, या फिर नो आउटपुट एट ऑल आएगा। ठीक है, तो ये 2 टाइप के एरर है। बाकी जो एरर्स है वो लोग आगे डिस्कस करेंगे, और काफ़ी सारी चीज़ें भी करनी है, जैसे ऑपरेटर्स करने, जितने भी सी में ऑपरेटर्स होते हैं,
आपके अरिथमेटिक क्या बोलते हैं उसको, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और टर्नरी ऑपरेटर, ये 3-4 टाइप के ऑपरेटर हैं, इनको डिस्कस करना है। ये एरर के टाइप दिए हुए हैं, सिंटैक्स, सेमेंटिक, टाइप, रन टाइम, लॉजिकल। ठीक है, ये जब प्रोग्राम बनाते जाएंगे वैसे वैसे समझते जाएंगे कि किस प्रोग्राम में अगर क्या गलती करते हैं तो किस टाइप का एरर थ्रो करेगा। हाँ सर, विपुल सर कह रहे हैं थोड़ा रुकने के लिए, रिकनेक्ट कर रहे हो चैट। एक बेसिक सा प्रोग्राम है, इसको चलो और सिंपल कर देते हैं थोड़ा, सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराते हैं। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें एक एरर डाल देंगे। क्या एरर डाल देंगे, हम ये वाला सेमीकोलन जो है ये हमने हटा दिया। प्रिंटफ फंक्शन के बाद एक सेमीकोलन होना चाहिए, क्योंकि सेमीकोलन यहाँ पे क्या काम कर रहा है, टर्मिनेट करने का काम कर रहा है। सिर्फ प्रिंटफ वाली लाइन चलेगी, उसके बाद जो लाइन है वो अलग से एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, मतलब नीचे वाली लाइन का प्रिंटफ से कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे प्रिंटफ वाली लाइन का काम खत्म है अगर सेमीकोलन हमें इनकाउंटर हो जाता है तो। और यही रिक्वायर्ड सिंटैक्स है सी लैंग्वेज का। लेकिन अब हम क्या करें, हम इसको कर देते हैं सेमीकोलन हमने हटा के, इसको हम फिर से सेव एंड कंपाइल करेंगे। अब 6 है। इसको हमने जो बटन थी ये इस पर क्लिक किया तो कंपाइल एंड रन हुआ हमारा प्रोग्राम, मतलब इस बटन से साथ में होता है। तो यहाँ पे देखो इन फंक्शन इंट मेन, जो हमारा इंट मेन फंक्शन है, इंट मेन फंक्शन क्या है, कहाँ है, लाइन नंबर 3 पे। जो हमारा इंट मेन फंक्शन है उसमें एरर क्या दिखा रहा है, एरर एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर रिटर्न। जो हमारा रिटर्न फंक्शन है लाइन 6 पे, उससे पहले हमें क्या एक्सपेक्टेड है कंपाइलर के अकॉर्डिंग कि एक सेमी कॉलन होना चाहिए, लेकिन हमने नहीं लगाया तो देखो यहाँ पे कर रहा है एरर शो। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल सिंटैक्स एरर का। ठीक है, डाउट किसी को कि किस तरीके से एरर शो करेगा हमारे प्रोग्राम में। अब एक और इसका वो होता है सिंटैक्स प्रिंटफ का, कि सेमीकोलन के अंदर हमको मतलब जितना भी स्ट्रिंग हमको प्रिंट कराना है वो सेमी डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लोग प्रिंट कराएंगे। तो अगर एक हमने इसमें से हटा दिया डबल इन्वर्टेड कॉमा, देखो क्या एरर शो करेगा। देखो एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन फॉर इन फंक्शन नहीं, अच्छा ऊपर वाला एरर, मिसिंग टर्मिनेटिंग कैरेक्टर, एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर रिटर्न। तो इस तरीके से एरर बता रहा है कि आपकी लाइन भी इसने हाईलाइट कर देगा कि किस लाइन पे जो आपका एरर है वो किस लाइन पे है। लाइन नंबर 5 पे शो कर रहा है, तो आप उस पर चेक करोगे क्या एरर है, हमने क्या नहीं लिखा उस लाइन पे। यहाँ पे आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाओगे, इसको कंप्लीट करोगे तो ये कंपाइल कर जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमारे एरर शो करते हैं, और मतलब हम उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं जो भी एरर हमारा होता है। और एरर क्या कर सकते हैं, जैसे हमने हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल एक प्रिंट करा दें, हेलो वर्ल्ड %d, और हम यहाँ पे प्रिंट करा दें ए। अब हमने ए को डिक्लेयर नहीं किया, ए हमारा कहीं भी डिक्लेयर नहीं हुआ है कि ए है क्या, ए के बारे में हमने कुछ अभी बताया नहीं है, लेकिन हमने कहा कि ए को प्रिंट कर दो। देखो क्या एरर आएगा, ए वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। स्कोप मतलब हमारा ये ब्रैकेट जो खुल रहा है और ये ब्रैकेट जो बंद हो रहा है, मतलब जो हमारा मेन फंक्शन है, ये मेन का स्कोप है। स्कोप मतलब जो भी मेन के अंदर काम हो रहा है वो इन्हीं 2 ब्रैकेट्स के अंदर हो रहा है। ठीक है, मेन का इससे बाहर इन्फ्लुएंस अभी तक नहीं है। तो इसमें क्या बता रहा है एरर, कि एरर ए वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। इस स्कोप के अंदर ए जो है वो डिक्लेयर ही नहीं किया गया था, आप प्रिंट कैसे करा रहे हो। तो ये एक एरर हो गया। अब हम इसको, हम ए को करे दे रहे हैं डिक्लेयर, हमने लिख दिया इंट ए इक्वल्स टू, हम डिक्लेयर भी कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, लेकिन हम एक और सिंटैक्स अटैच कर दें कि हम %d हटा दें। %d मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, लेकिन हमने उसको हटा दिया, प्रिंट ही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा आउटपुट हमको जो चाहिए था, हमको ए प्रिंट कराना था, वो प्रिंट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर हटा दिया। वो भी एरर है, एरर किस हिसाब से वहाँ शो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट था हमको वो आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक तरीके से एरर हो गया। अब आप यहाँ पे जाके चेक करोगे कि दिक्कत क्या थी, तो फिर से लगा दो %c। अब एक और चीज़ कर दो, हमने ए की हमने कुछ वैल्यू नहीं दी, हमने ए को क्या किया, हमने सिर्फ ए को डिक्लेयर करके छोड़ दिया कि हमारा एक वेरिएबल ए नाम का, बस। ए की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं दिया। अब देखते हैं अब क्या होता है। 0 कैसे प्रिंट हो रहा है, 0 कहाँ से आ रहा है, किसी को कुछ आइडिया? नहीं, गार्बेज वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। फिर 0, गार्बेज वैल्यू का मतलब तो कुछ भी वैल्यू प्रिंट हो सकती है ना, 0 ही क्यों?
ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं हमारे एरर्स। और नेक्स्ट इसमें क्या था, कुछ डाउट है किसी को एरर्स में अभी भी? सर ये बता दो जीरो क्यों आया? अरे क्योंकि जब इसको डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसी के साथ ही इनिशियलाइज भी हुआ जा रहा है, मतलब ये इसमें डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन शायद है कि इंटीजर की वैल्यू जो है वो जीरो अपने आप ले लेगा, इनिशियलाइज कर लेगा। ये एक्चुअली जावा में होता है। एक्चुअली हम स्टोरेज क्लास पढ़ाएंगे जब, वहाँ पे ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स होते हैं तो इसके थ्रू ये वर्क करती हैं। इस ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास होती है, इसमें हमारे वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाते हैं, मतलब उनकी वैल्यूज ऑटोमेटिकली हो जाती है। कुछ एक्सटर्नल होते हैं, वो आगे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसकी वैल्यू उसने अपने आप जीरो डिक्लेयर कर दी। जावा में होता है ये कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू होता है कि कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो मतलब अपने आप वैल्यूज की जीरो डिक्लेयर करा देता है। चलो वो खैर बात की बात है। फिर आते हैं ऑब्जेक्ट एंड एग्जीक्यूटेबल कोड। ये ऑब्जेक्ट कोड वही जो हम लोग छूट गया क्या सेंटेक्स और इरर मेरा छूट गया, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी जो पढ़ा रहे हैं। तो पूरा तो रिपीट नहीं कर सकते, बाकी लोग भी हैं। तो थोड़ा सा बता दीजिए। यस सर, शुरू का हाफ बता दीजिए। एरर की बात मीटिंग के बाद बता दीजिए, ठीक है। मेरा भी कुछ इसके बाद मीटिंग बता दीजिए, समरी टाइप बता दीजिए। अरे समरी टाइप, चलो अच्छा ठीक है, चलो सबका रिवीजन भी हो जाएगा। एरर बेसिकली यही कि हमने कोई भी जो कोड लिखा अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हमने उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग रूल्स नहीं फॉलो किए। हर एक लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती है, इंग्लिश की अपनी ग्रामर है, हिंदी की अपनी ग्रामर है। अगर हम उस ग्रामर को फॉलो नहीं करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हम कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और देंगे, मतलब उसका कुछ और निकलेगा। पंक्चुएशन मार्क भी हमने मिस कर दिया, या हमने जेंडर वगैरह चेंज कर दिया, तो वो मतलब ग्रामर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती है हमारी, उसमें हम जो अगर रिक्वायर्ड सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेंगे, जो कंपाइलर के मतलब जो कंपाइलर इनिशियलाइज बोल रहा हूँ, जो कंपाइलर जिस सिंटैक्स को पहचान सकता है, जिस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग कंपाइलर काम करता है, अगर उस सिंटैक्स को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा कंपाइलर क्या थ्रो करता है, एरर की। हमको तो ये चाहिए था लेकिन आपने ये नहीं दिया, आप हमको ये दे रहे हो और ये तो मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। तो कंपाइलर आपको बता देगा कि ये हो गया हमारा, ये आपके पास एरर है, आप इसको रेक्टिफाई करिए। जब तक आप रेक्टिफाई नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमें ये चीज़ समझी नहीं आ रही है। ठीक है, ये होता है आपका सिंटैक्स एरर कि आपने जो उसकी ग्रामर है प्रोग्राम की, जो उसका सिंटैक्स है प्रोग्राम का, आपने उसी को फॉलो नहीं किया। लॉजिकल एरर क्या, आपने प्रोग्राम के लॉजिक में ही कोई आपने एरर लगा दिया। मतलब आपको सिंटैक्स आपका सही है, सब सही है, लेकिन जैसे लूप वाला एग्जाम्पल था कि लूप के आगे आपने सेमीकोलन लगा दिया, जो कि नहीं लगता, क्योंकि वहाँ फिर जाहिर सी बात है कि लूप के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो लूप के अकॉर्डिंग ही काम करेंगी। मतलब लूप जितनी बार चलेगी वो उन्हीं चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगी जो उसके अंदर लिखी हुई हैं। लेकिन अगर हमने लूप के आगे सेमीकोलन लगा दिया तो वो चीज़ें जो हमारी वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। दूसरा एग्जाम्पल, हमने 0 से डिवाइड कर दिया किसी नंबर को, तो 0 से डिवीजन तो पॉसिबल ही नहीं है, मैथमेटिक्स में पॉसिबल नहीं है, तो कंप्यूटर कैसे उसको कर लेगा, तो उसमें भी एरर आ जाएगा, डिवीजन में 0 नॉट पॉसिबल। और होता है कन्वर्जन्स वाला, होता है लाउजी कन्वर्जन्स होते हैं कि इंटीजर वैल्यू थी, आपने उसमें लॉन्ग की वैल्यू स्टोर बना दो। ये एग्जांपल मतलब पहले भी यही दिए थे। तो ये होते हैं हमारे एरर्स। अभी सिर्फ 2 टाइप के डिस्कस किए, और बाकी जैसे जैसे प्रोग्राम आगे करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, जैसे जो एरर आता जाएगा वो आपको बताते जाएंगे कि ये एरर ऐसा होता है और इसको ऐसे रेक्टिफाई किया जा सकता है, और किस तरीके से मतलब क्लीन कोड लिखने के प्रैक्टिसेस क्या होते हैं कि जो एरर्स हैं वो मिनिमम रहें, और रहें भी तो उनको जल्दी से रेक्टिफाई किया जा सके, मतलब प्रिंट टाइम में वो एरर्स जो हैं दिक्कत ना दें। ठीक है, यस सर। अब ये थोड़ी सी डिफिनेशन दी हुई है, सोर्स कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल कोड क्या होता है, सब चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। सोर्स कोड वो जो हम लोग सेव करते हैं लिखने के बाद, .c या .cpp जो भी उसका है एक्सटेंशन होता है। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, कंपाइल जैसे हम करेंगे उसको, तो जो कंपाइल होने के बाद जो अदर साइड पे कोड निकलता है वो होता है ऑब्जेक्ट कोड। एग्जीक्यूटेबल मतलब जो हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी होता है, एग्जीक्यूटेबल कोड। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस पढ़ लेना, पीपीटी आ जाएंगी, इसका अभी कोई उतना यूज नहीं है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ अ सी प्रोग्राम, फिर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ सी प्रोग्राम क्या होता है। अब हम जब अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं तो यहाँ तक किसी को डाउट था? आगे बढ़ने से पहले ये बताओ मैं, किसी को कुछ भी डाउट हो अभी तक जो भी पढ़ा है 2-3 दिन में, क्योंकि अब मतलब सी लैंग्वेज जो मेन है उससे स्टार्ट करने जा रहे हैं।
सर सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड एक बार फिर से बता दीजिए। सोर्स कोड जो कोड हम लिखेंगे जो हमारे C या .cpp एक्सटेंशन के साथ जो हमारी फाइल सेव होती है कंप्यूटर मेमोरी में, वो होता है हमारा सोर्स कोड। और जब उस फाइल को कर देते हैं कंपाइल, जब कंपाइलर में जब उस फाइल को डालेंगे तो एक .exe शायद C में .exe नाम की फाइल बनती है, वो होती है हमारी ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड बेसिकली हमने कंपाइल किया तो क्या बताया था कि जो सोर्स कोड होता है उसको कंपाइल करते हैं तो वो इवेंचुअली जो बनता है वो कन्वर्ट होता है मशीन कोड में। ऑब्जेक्ट कोड हमारा होता है मशीन कोड और सोर्स कोड होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड हम लोग लिखते हैं। ये डिफरेंस होता है दोनों में। जो कंपाइलेशन के बाद जो कोड हम लोग को मिलता है वो होता है ऑब्जेक्ट कोड। चेंज कर दो। अब कोई भी सी प्रोग्राम लिखने के लिए हमको सी लैंग्वेज की कुछ कंपोनेंट्स पता होने चाहिए, जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जो मतलब स्टार्ट करने के लिए उतने तो कम से कम पता होने ही चाहिए। क्या क्या होता है? पहला होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स मतलब जो भी फाइल्स हम लोग, जो भी हेडर फाइल्स हम लोग अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कराते हैं। इसको प्री प्रोसेसर क्यों बोला जाता है? कि हमारे प्रोग्राम के प्रोसेस, प्री का मतलब पहले, ठीक है, हमारे प्रोग्राम के प्रोसेस होने से पहले जो भी डायरेक्टरीज हम लोगों को चाहिए, जो भी डिपेंडेंसीज हम लोगों को चाहिए अपने प्रोग्राम के लिए, उसको पहले, अब जब हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके अंदर कुछ चीज़ें यूज हो रही हैं तो उन चीज़ों को पहले ही अपने कंपाइलर को बता दें कि हाँ ये चीज़ हमने पहले से बुला के रखी है, बाद में तुम गड़बड़ ना करना कि ये चीज़ तो हमको मिली ही नहीं। तो इसीलिए उनको बोला जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, कि हमारे प्रोग्राम को प्रोसेस होने से पहले ही हम कुछ फाइल्स को या कुछ डायरेक्टरीज को, कुछ डिपेंडेंसीज को हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करा लेते हैं, हम उनको पहले से बुला लेते हैं। और फिर कंपाइलर को जब प्रोग्राम के अंदर कोई फंक्शन मिलता है तो वो देखता है जाके कि उसकी जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है वो हमारे पास आई है कि नहीं आई है। तो इसलिए उनको पहले से बुलाना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कंपाइलर तो वहाँ पे जाएगा ही जाएगा और उसको नहीं मिलता तो वो एरर रेज कर देगा कि ये तो हमको मिला ही नहीं, हमको प्रिंटफ का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा, हमको स्कैनफ का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि आपने जो उसका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, वो आपने इंक्लूड किया ही नहीं है। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो हमारी प्रोग्राम से पहले जो फाइल्स हमारी, जो भी हेडर फाइल्स हमारी इंक्लूड की जाती हैं वो होती हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ठीक, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन, अब हम कोड लिख रहे हैं कोई भी, उस कोड में जैसे हमको कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो हमको बार बार यूज़ करना है, हमें उन्हें बार बार नहीं लिखना है लेकिन हमें उन्हें यूज़ बार बार करना है। अब 4 लाइनें लिखने से अच्छा है कि हम 4 लाइनों को एक बार लिख दें। अब ऐसा है कि हमें 4 लाइनें लिखनी है 5 बार, तो वो 20 लाइनें टोटल हो जाएंगी। फिर हमको 20 लाइनें वो वहाँ से उठा के फिर दूसरी जगह लिखनी पड़ेंगी, फिर दूसरी जगह लिखनी पड़ेंगी। इससे अच्छा हम उन 4 लाइनों को एक किसी फंक्शन में जाके लिखते हैं हम फिर, और जब हमें उन 4 लाइनों की जरूरत होगी हम उन 4 लाइनों के बजाय हम सीधे उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, उस फंक्शन को बुला लेंगे। ठीक, तो फंक्शन बेसिकली हमारा क्या होता है? सेल्फ कंटेन्ड लाइन्स ऑफ कोड। कुछ हमने कोड्स की लाइन ली, उसको हमने पैरेंथेसिस के अंदर इंक्लूड करा दिया, हमने उसको कुछ नाम दे दिया। आईटी ब्रांच में नहीं हुआ था ना, तो आपको लेके चलता था। ठीक, तो हमने कुछ उसको नाम दिया, हमने उसका कुछ रिटर्न टाइप दिया, हमने फंक्शन के अंदर कुछ काम कराया और फिर हमने उसको हम बार बार बुलाते रहेंगे अपने प्रोग्राम में। जब भी हमको कोई ना कोई नीड जब होगी या जब भी हमें वो लाइन हमें जरूरत होगी तो हम उसको बार बार बुलाते रहेंगे। जो मेन फंक्शन था वो क्या था? एक फंक्शन ही है। जो प्रिंटफ है वो क्या है? हमारा एक फंक्शन ही है। ठीक है, और प्रिंटफ ऐसा नहीं है कि हम प्रिंट करने के लिए बार बार कोड लिख रहे हैं, हम सिर्फ प्रिंटफ को बुला रहे हैं। एक फंक्शन है हमारा जिसके अंदर काफ़ी सारी लाइन्स ऑफ कोड लिखी होंगी जो कि हमारे स्क्रीन पे आउटपुट शो करेंगी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ प्रिंटफ फंक्शन को बुला रहे हैं और वो अकेले ही सारी लाइन्स ऑफ कोड को शो करे दे रहा है हम लोगों को। ठीक, फिर आते हैं स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या? जो लाइन ऑफ कोड हम लोग लिखते हैं उन्हीं को कहा जाता है स्टेटमेंट्स। हमारे फंक्शन में जो भी लाइन ऑफ कोड लिखी होंगी या हमारे प्रोग्राम में जो भी लाइन ऑफ कोड लिखी होंगी फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड, वो होते हैं हमारे स्टेटमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं? अब जैसे मैंने एक प्रोग्राम लिखा, मैंने उसमें कोई लॉजिक लगा दिया जो आपको ना पता हो, या मैंने ऐसा कोई फंक्शन लगा दिया जो मतलब मैंने जो भी अपने प्रोग्राम में किया है, जो भी वेरिएबल्स यूज़ किए हैं वो आपको ना पता हो, और मैं अगर आपको अपनी वो फाइल दे दूँ प्रोग्राम वाली कि आप इसे समझो, तो आप अगर ऐसे समझने बैठोगे तो हो चुका कल्याण, क्योंकि
मैं किसी और तरीके से सोचता हूँ, आप किसी और तरीके से सोचते हो, मैं कोई और वेरिएबल के नोटेशंस यूज करूंगा, आप कोई और वेरिएबल के नोटेशंस क्या दिए होगे। तो क्या करते हैं हम जब प्रोग्राम लिखते हैं, जो मतलब प्रोफेशनल प्रैक्टिस होती है कि हम प्रोग्राम के साथ साथ प्रोग्राम में कमेंट्स भी लिखते जाएं। कमेंट्स मतलब ऐसी लाइन ऑफ कोड जो है तो प्रोग्राम में लेकिन एग्जीक्यूट ना हो प्रोग्राम की लाइंस के साथ। फिर से सुनना, जो है तो हमारे प्रोग्राम में जो लाइंस लिखी हुई हैं लेकिन जो प्रोग्राम का जो हमारा कोड है उसके साथ एग्जीक्यूट ना हो, उनको उसको बोलते हैं कमेंट्स। स्क्रीन शेयर करके अभी बता दूंगा, शो हो रही है ना? हाँ यस सर। यस सर। ठीक, तो ये जो सबसे ऊपर हमने लिखा है हैशटैग इंक्लूड stdioh, ये है हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है। और ये जो हमने डबल स्लैश करके ये जो भी लिखा है, डबल स्लैश के बाद जो भी लिखा है, डबल स्लैश हमारा क्या बताता है प्रोग्राम को कि यहाँ पे हमने कोई कमेंट किया है जो कि हमको इग्नोर करना है, हमें इस चीज को एग्जीक्यूट नहीं करना है क्योंकि ये सिर्फ यूजर के भले के लिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये अब मैं कमेंट और मतलब जो बाकी चीजें उनको साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जब भी डबल कोट करके ऐसे कुछ लिखेंगे या फिर एक और फॉर्मेट होता है स्लैश स्टार, जो भी बीच में आपको कमेंट करना है वो, फिर स्टार स्लैश, तो इसको भी वो एज अ कमेंट ही ट्रीट करेगा। अब इसमें से एक मल्टी लाइन होता है, एक सिंगल लाइन होता है कि अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट करना है तो आप डबल स्लैश करके यूज करोगे, अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट यूज करना है स्टार स्लैश स्टार, ये वाला जो सेकंड वाला वो करेंगे, ठीक है। ये हो गए हमारे कमेंट। उल्टा बता दिया आपने। हाँ, तो जैसे भी होता होगा, अगर ये वाला शायद सिंगल होता होगा, वो डबल होता होगा, ठीक। सर वॉइस ब्रेक हो रही थी उस समय, दोबारा से बता दो। नहीं आया, किसी को नहीं आया? सर आ गया, समझिए। आ गया सर। आ गया सर। आ गया सर। रुकना एक मिनट, नेटवर्क ठीक है। अब मैंने फंक्शन क्या बताया कि एक कोई पैरेंथेसिस के अंदर इंक्लूडेड कोई लाइन ऑफ कोड्स है कुछ, तो उसको बोल देते हैं फंक्शन की। ये हमारा मेन फंक्शन, हमने इसको नाम दिया मेन, और फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि उसके आगे ये वाले पैरेंथेसिस होते हैं, ठीक है। कौन से पैरेंथेसिस? ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है अभी भी? सर वो बता नहीं हो रही है। नहीं हो रही सर। ज्यादा ब्रेक हो रही है। जिसको दिक्कत है वो रिकनेक्ट कर लो। सर वो बता दो एक बार, दोबारा समझ में नहीं आया था मेरे, उसके में वॉइस ब्रेक हो रही थी। वो क्या बता दें? कमेंट्स की प्री प्रोसेसर, ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन जो लिखी है सेकंड नंबर में, जो आप बता रहे थे अभी स्टार, और वो समझ में नहीं आया। कमेंट बेसिकली कमेंट कर दो। वो लाइंस, कमेंट बेसिकली वो लाइंस जो हम अपने प्रोग्राम में लिखेंगे तो, ठीक है, लेकिन उसको कंपाइलर इग्नोर कर देगा, उसको कंपाइलर एज अ एग्जीक्यूटेबल लाइन ट्रीट नहीं करेगा। सर अगर हम कमेंट नहीं लिखते हैं तो क्या हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैंने बोला तो कमेंट जो है, कमेंट को कंपाइलर से कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ कमेंट लिखना जरूरी नहीं है? मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल प्रैक्टिस है कि मैंने अगर अपनी जो फाइल मैंने जो अपने हिसाब से लिखी है, मैंने उसमें अपना लॉजिक लगाया, मैंने उसमें अपने वेरिएबल्स डाले, मैंने उसमें अपने फंक्शंस बनाए हैं कुछ, उसके नाम अलग अलग है, मैंने उनको कॉल अलग तरीके से किया है, मतलब मैंने अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से किया। और अगर मैं वो फाइल आपको दे दूं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अलग है, आप वेरिएबल्स का नाम कुछ और लेते हो, आप लॉजिक कुछ और लगाते हो, तो आपको वो कोड समझने में होगी दिक्कत। तो मैं क्या करूँगा, अपनी इस फाइल में जो भी है मैं उसमें लिख दूंगा कमेंट कि यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है इसका ये मतलब है, मैंने ये वाला वेरिएबल इसलिए डिक्लेयर किया, मैंने ये वाला फंक्शन इसलिए डिक्लेयर किया है, इस वाले फंक्शन का जो काम है वो ये है। तो अगर मैं आपको वो वाली फाइल अब देता हूँ कमेंट्स के साथ, तो वो वाली फाइल को आपको रीड करने में जो है और उस कोड को समझने में आसानी होगी। मतलब किसी और को मतलब आसानी के लिए हम लोग इनका यूज करते हैं, बाकी और अगर आपको भी मान लो आप बहुत टाइम बाद 1-1.5 साल बाद अपना कोई कोड देखो, तो कभी कभी होता है ऐसा कि हमने यहाँ पे किया क्या था, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो अपने लिए भी लिख सकते हैं कि अगर हम 1-1.5 साल बाद कोई कोड देख रहे हैं तो हमको समझ में आ जाए। ठीक है, ये होता है बेसिकली कमेंट्स का पर्पस। ठीक,
अब फंक्शन के बारे में बताया तो फंक्शन कुछ हमने लाइन ऑफ कोड ली, हमने उनको एक ब्लॉक के अंदर इंक्लोज किया, हमने ऊपर एक नाम लिख दिया, हमने एक रिटर्न टाइप दे दिया जो कि है इंट, हमने नाम दे दिया जो कि है मेन, और फंक्शन को हमने डिक्लेयर कर दिया। तो फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती थी, फंक्शन के नाम के आगे हमेशा ये वाले ब्रैकेट्स रहते हैं, ठीक है। कोई भी फंक्शन होगा उसके नाम के आगे हमेशा ये वाले ब्रैकेट्स रहेंगे। तो ये फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, फंक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करें, ठीक। प्रिंटफ भी है, प्रिंटफ के आगे देखिए ये ब्रैकेट यहाँ पे खुल रहा है, यहाँ पे बंद हो रहा है, तो प्रिंटफ क्या है, फंक्शन है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फंक्शंस। अब तीसरी चीज क्या थी, स्टेटमेंट्स। जितनी भी लाइंस इस कोड में लिखी हुई हैं, इंक्लूड stdioh, इंट मेन, इंट ए, प्रिंटफ, रिटर्न 0, जितनी भी लाइन से लिखी हुई हैं वो हैं हमारे प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स। जितनी भी लाइंस ऑफ कोड हम अपने प्रोग्राम में लिखेंगे, हर एक लाइन ऑफ कोड होगी स्टेटमेंट हमारे प्रोग्राम। सर आवाज ब्रेक हो रही है सर जी, आवाज नहीं हो नहीं रही हो रही भाई, क्लियर ये है। हमारा इशू दे रहा है। सर कभी कभी ब्रेक हो जा रही है आप। रिकनेक्ट कर लो ना जिसको अगर वॉइस ब्रेक हो रही है। क्लियर है सर? सर की वॉइस तो क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, आगे समझ में फंक्शन क्या होता है, प्री प्रोसेसर क्या होता है, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होता है। यस सर। और प्रेजेंट कौन कर रहा था यार, ये वाली पीपीटी है नहीं, अंकित है कहाँ, लीव कर गया शायद। है तो सर हाँ सर रिटर्न 0 और गेट ch में सर क्या मतलब वो होता है डिफरेंस? यार उनकी क्लास में बताया नहीं था क्या ऋषभ, क्या चीज? एक गेट सी और रिटर्न। ये कौन पूछ कौन रहा है ये? वेदांत दीक्षित। वेदांत, तुम कौन सी ब्रांच के हो? तो सिविल से। तुम मेरी क्लास में थे क्या जब मैंने कल क्लास की थी? कल वाली में नहीं थे। अच्छा, तो मैं रिटर्न 0 और गेट ch के बीच में अंतर पूछ रहे हो। रिटर्न देखो, रिटर्न जो होता है वो एक ब्रेक स्टेटमेंट मतलब होता है। एग्जीक्यूशन जो होता है किसी प्रोग्राम का उसको खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। वो गेट ch है वो कैरेक्टर का इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है। ये मतलब कोई भी अगर हमारा फंक्शन चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, जैसे ही वहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट आएगा, हमारा कंपाइलर तुरंत वहाँ बाहर निकल जाएगा, कहेगा यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया, अब हमें यहाँ पे इसके आगे हमें कुछ काम है नहीं। जैसे ही रिटर्न एनकाउंटर होगा, कंपाइलर कहेगा ठीक है, इस फंक्शन का काम खत्म, इस प्रोग्राम का काम खत्म, यहाँ से बाहर निकलो। जो भी उस स्कोप की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर, जो उस मतलब जो उस कर्ली ब्रेसेस में जो भी लिखा होगा, कंपाइलर वहाँ से तुरंत बाहर आ जाएगी, रिटर्न मिल गया। रिटर्न का मतलब हमको अब यहाँ से वापस होना है, ठीक है। अब गेट ch क्या होता है? गेट ch बेसिकली अगर आप कंपाइल करोगे प्रोग्राम, कौन है ज्ञान वाईटी चैनल करने के लिए? अरे देखो, हमने जब अपना प्रोग्राम बनाया है, उसको कंपाइल किया, तो एक हमारी टर्मिनल विंडो खुल के आती है, ठीक है। तो इसमें डेव सीपीपी में तो अभी नहीं हो रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसे सिस्टम में कुछ होता है कि जैसे ही आप उसमें, जैसे ही वो आपको आउटपुट दिखाएगा, तो आपको आपकी स्क्रीन तब तक होल्ड रहेगी जब तक आप कोई बटन नहीं प्रेस कर देते, ठीक है। जैसे ये वाला प्रोग्राम था, ये वाला प्रोग्राम जो हमारा रन हो रहा है, हम इसको फिर से रन कंपाइल करेंगे। ये देखो हेलो वर्ल्ड और 0 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे नीचे लिख के आ रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। इसमें जो है गेट ch की नीड नहीं पड़ रही, क्योंकि मैं जैसे ही कैरेक्टर मतलब कोई भी हम जो वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, ABCDEFG H1 2 3 4 हमारे सिंबल्स, हर चीज़ें कैरेक्टर होती है। अगर वो सिंगल है, A है, एक हमारा कैरेक्टर है, 1 है हमारा कैरेक्टर है, और कोई भी साइन है, सिंबल है, डॉलर का साइन है, यूरो का साइन है, सब हमारे सिंगल कैरेक्टर्स हैं। तो जैसे ही हम इसमें कोई इनपुट करेंगे, हमने दबाई H की बटन, ये देखो जो हमारी टर्मिनल थी वो सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, दिख तो नहीं रहा। मेरी स्क्रीन नहीं शो हो रही। नहीं नहीं अंकित भी कर रहे हैं ना। नहीं नहीं सर, कंपोनेंट्स वाली अंकित को आप करिए, अंकित सर करिए। ठीक है ठीक है। फ्रंट वाली सर दिख रही है सर, दिख रही है सर। कंपोनेंट्स वाली सब दिख रही है। अब हो रही है कि नहीं? दिख रही है सर कंपोनेंट वाली, कंपोनेंट्स वाली नहीं नहीं, हुई सर, अभी प्रोग्राम नहीं पे हुई। अभी दिख रही। ब्लैंक आ रहा है, ब्लैक हो रही है जरा। नहीं हो रही। मुझे तो दिखा रहा है यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवन। सर अंकित सर दिखा रहे थे तब नहीं हो रही सर। पहले जब अंकित दिखा रहा था दिख रही थी। अब चलिए। ऑल ब्लैक है सर। यस सर।
ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे सिर्फ रिटर्न 0 किया हुआ है, ठीक। जी बाकी सर। जो हेलो वर्ल्ड है और हमने ए प्रिंट कराया, इसको करते हैं कंपाइल एंड रन। देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है हमारा, 0 प्रिंट हो रहा है, प्रोसेस एग्जिट आफ्टर दिस सेकंड विथ रिटर्न वैल्यू 0। रिटर्न वैल्यू 0 मतलब हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि हमारा जो फंक्शन है वो मेन फंक्शन है, उसका जो रिटर्न टाइप है वो है इंट। तो हमने यहाँ पे क्या दिखाया कि हमें रिटर्न करना है एक इंट, क्योंकि हमारे मेन फंक्शन की डिक्लेरेशन के टाइम हमने बताया था कि हम भैया जब इस प्रोग्राम को एंड करेंगे तो हम बता देंगे कि ये प्रोग्राम एंड हो रहा है, और कैसे बताएंगे, हमको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करा देंगे। मतलब हमारा जो काम था वो यहाँ पे फिनिश हो गया है, और कंपाइलर को ऐसे पता चलेगा कि फिनिश हो गया है कि हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे इस प्रोग्राम को, ठीक है। रिटर्न का मतलब अब इसके आगे नहीं होना है कुछ, इस स्कोप के अंदर जो भी था वो खत्म हो गया, मेन फंक्शन के अंदर जो भी था हमने मेन के अंदर रिटर्न लगाया है, जैसे ही रिटर्न एनकाउंटर होगा मतलब मेन का काम यहाँ पे खत्म, आगे हमारे कंपाइलर को नहीं जाना है क्योंकि आगे कुछ है भी नहीं, ठीक। काम रिटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। गेट सी एच का फंक्शन क्या होता है, बेसिकली गेट सी एच आपकी स्क्रीन होल्ड करके रखता है। रिटर्न के बाद आपका प्रोग्राम खत्म हो गया, वो तो कंपाइलेशन का प्रोसेस वहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन अब इसमें नहीं कर रहा है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि गेट सी एच पहले से इम्प्लीमेंटेड हो जो भी हो, लेकिन कुछ कंपाइलर्स में ऐसा होता है, टर्बो सी में शायद ऐसा होता था कि अगर आप गेट सी एच नहीं लगाओगे तो ये तुरंत हेलो वर्ल्ड दिखाता था और तुरंत टर्मिनल विंडो बंद हो जाएगी। जैसे ही आप उसको कंपाइलर रन करोगे हेलो वर्ल्ड 0 और तुरंत बंद हो जाएगी, आपको आगे कुछ करने का चांस ही नहीं मिलेगा। सिर्फ इस प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मैं किसी और कंपाइलर पे कर रहा हूँ, अब इस पे क्यों नहीं कर रहा है मुझे वो नहीं पता। तो आप गेट सी एच लगाते हो, गेट सी एच मतलब गेट कैरेक्टर। जब तक आप अपने लैपटॉप से, आप अपने कीबोर्ड से कोई भी कैरेक्टर इनपुट नहीं करोगे तब तक वो आपकी ये जो टर्मिनल विंडो है उसको होल्ड करके रखेगा। इसमें भी दिखा रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूंगा, मैंने किया प्रेस एक की, तो जो टर्मिनल विंडो है वो अपने आप बंद हो जाएगी, वो शट हो जाएगी टर्मिनल विंडो। तो गेट सी एच बेसिकली आपकी टर्मिनल विंडो को होल्ड करके रखता है तब तक के लिए जब तक आपको जो उस प्रोग्राम से रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो ना मिल जाए। अब इसमें मान लीजिए मुझे 2 नंबर्स का सम कराना था, अब मैं जैसे ही पहला नंबर डालूं, दूसरा डालूं, तीसरा डालूं, जैसे ही मैं एंटर दबाऊं वो तुरंत स्क्रीन बंद हो जाए, तो फायदा क्या होगा, मतलब मैं नंबर देख भी ना पाऊँ कायदे से, अगर मेरा ध्यान नहीं है। तो मैं जैसे ही एंटर करूंगा वो स्क्रीन आउटपुट आएगा, तुरंत स्क्रीन बंद हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में गेट सी एच फंक्शन लगा देंगे कि जब तक हम कोई भी कैरेक्टर इनपुट ना करें तब तक जो टर्मिनल विंडो है हमारी वो खुली रहे, और जैसे ही हम कोई कैरेक्टर इनपुट कर देंगे हमारी टर्मिनल विंडो है वो बंद हो जाएगी, ठीक। तो रिटर्न बेसिकली ये बताता है कि आपका जो कंपाइलिंग प्रोसेस है वो यहाँ से बंद कर दो, यहाँ से वापस चले जाओ। रिटर्न का मतलब वापस चले जाओ, यहाँ पे जो आगे काम है वो तुम्हारा वो कुछ नहीं बचा। और गेट सी एच आपकी जो टर्मिनल विंडो है उसको होल्ड करने का काम आता है कि जब तक आप भी कोई कैरेक्टर इनपुट नहीं करेंगे तब तक जो कैरेक्टर, जो आपकी टर्मिनल विंडो है वो आपकी होल्ड करके रखी रहेगी, टर्मिनल विंडो आपकी कहीं नहीं जा रही, ठीक है। ये होता है डिफरेंस। ओके सर, थैंक यू। अंकित कर दो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब 5 मेन कंपोनेंट्स फॉर सी लैंग्वेज। कैरेक्टर सेट होते हैं, कैरेक्टर्स वही बेसिकली कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर जिसको हम सिंगल कोट्स में लिख दें। डबल इन्वर्टेड कोट्स जो होती हैं वो मतलब जो प्रिंटफ के अंदर जो लिखा जाता है या स्कैनफ के अंदर जो लिखा जाता है वो डबल इन्वर्टेड कोट्स में हम लगाते हैं। सिंगल कोट्स मतलब जो डबल इन्वर्टेड वाली की पे जो दूसरी कोट होती है, जो कॉमा होता है वो सिंगल इन्वर्टेड वाला होता है। तो कैरेक्टर जो भी चीज़ हम सिंगल कैरेक्टर ए लिखेंगे या तो बी लिखेंगे या जेड तक कोई भी कैरेक्टर लिख दें, 1 2 3 4 5 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर लिख दें या दुनिया का कोई भी सिंबल लिख दें, अगर हम उन सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो वो हमारा ट्रीट किया जाता है एज अ कैरेक्टर। डबल स्ट्रिंग के अंदर, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं तो कैसे ट्रीट किया जाता है उसको, एज अ स्ट्रिंग। लेकिन अगर सिंगल के अंदर लिखते हैं तो उसको ट्रीट किया जाता है एज अ कैरेक्टर। तो हमारे सी में कैरेक्टर सेट्स होते हैं, कुछ कीवर्ड होते हैं। कीवर्ड क्या, ऐसे वर्ड्स जिनका कंपाइलर के पास प्री डिफाइंड मीनिंग है और हम उन वर्ड्स को और किसी मीनिंग के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे मेन है हमारा, मेन कंपाइलर के पास प्री डिफाइंड मीनिंग है कि मेन नाम का सिर्फ मेन फंक्शन ही बनेगा, मेन नाम का आप और कुछ नहीं बना सकते। मेन एक कीवर्ड है, मेन जहाँ भी कंपाइलर को मिलेगा, कंपाइलर कहेगा ये तो भैया कीवर्ड है, इसका सिर्फ मेन फंक्शन बन सकता है, आप इसको और किसी दूसरी तरीके से यूज नहीं कर सकते।
ठीक, इंट जो है, इंट क्या है हमारा, कीवर्ड है सी कंपाइलर के लिए। डबल इन्वर्टेड कॉमा में अगर प्रिंटफ के अंदर कराओगे तो प्रिंट हो जाएगा कि इंट प्रिंट हो रहा है, लेकिन आप उस नाम की और भी कोई चीज डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंट क्या है, कीवर्ड है, उसकी एक प्री डिफाइंड मीनिंग है, आप उसको और कोई मीनिंग नहीं दे सकते हो अपने प्रोग्राम में। तो कीवर्ड्स बेसिकली वो वर्ड्स जिनकी प्री डिफाइंड मीनिंग है और आप उनको और किसी दूसरे सेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। ये होगा हमारे कैरेक्टर सेट और कीवर्ड। बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल क्या, मैथ में चलो थोड़ा इसको रिलेट करते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट दो टाइप की चीज़ें पढ़ी थी जिसके ऊपर हमारी जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है कोई भी, वो बेस्ड होती है। एक चीज़ उसमें वेरिएबल होगी, एक चीज़ कांस्टेंट होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी दो पार्ट वेरिएबल होते थे, एक पार्ट कांस्टेंट होता है। ठीक है अंकित, चलो ठीक है, कीवर्ड वेरिएबल ऐसे डिस्कस, वेरिएबल कांस्टेंट डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं जब वो प्रेजेंट करेगा स्लाइड। तो वेरिएबल क्या, जो भी, अब मैथ्स के अंदर वेरिएबल क्या होते थे अलजेब्रा के अंदर, कि कोई भी क्वेश्चन हो गया, वर्ड प्रॉब्लम वगैरह, तो हमने उसमें कहा कि लेट दिस बी एक्स, हमने वेरिएबल मान लिया कि ये एक्स नाम का वेरिएबल है और इसमें जो भी हमारी आंसर आएगा वो हमारा इसमें स्टोर होगा। ठीक है, एक्स मान लिया, ए मान लिया, बी मान लिया, पी क्यू आर एस ए बी सी डी जितने भी हैं ए टू जेड, वो सब क्या है, वेरिएबल है इन मैथ्स, अगर हम उसको अलजेब्रा में यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में कॉन्स्टेंट्स मतलब ऐसे नंबर्स जिनको हम कुछ और वैल्यू 1, दूसरी लाइन में ए की वैल्यू 2, तीसरी लाइन में 999, चौथी लाइन में हम कुछ और लिख दें, पांचवी में कुछ और लिख दें। तो ए की वैल्यू का कोई फिक्स नहीं है, हम उसको बार बार चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे मैथ में अलजेब्रा में होता था कि हमने एक क्वेश्चन में एक्स लिया, फिर दूसरे क्वेश्चन में वही एक्स की वैल्यू सवाल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि पहले सवाल का एक्स वो आखिरी तक चला आ रहा है कि एक्स वो था तो यही एक्स आखिरी भी रहेगा। ठीक, तो वो हो गए हमारे वेरिएबल्स। कांस्टेंट क्या है, 29 अगर लिखा हुआ है तो 29 ही रहेगा, चाहे तो उसमें एड़ी चोटी लगा लो, कुछ नहीं होने वाला। 29 का मतलब 29 की वैल्यू कुछ और हो ही नहीं सकती। तो ये होता है वेरिएबल्स और कांस्टेंट। वेरिएबल बेसिकली हमारे वो बॉक्सेस हो गए या वो कंटेनर्स हो गए जिसमें हम अपनी वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं। एक घर टाइप का समझ लो, उस घर में कोई भी आके रह सकता है। ठीक है, जब तक हम उस घर को ये ना कह दें कि ये अब इसकी वैल्यू चेंज ही नहीं हो सकती, अब इसके अंदर जो भी रहने आया है, वो भी एक प्रोविजन होता है प्रोग्रामिंग में कि हम कह दें कि अब जो भी इसके अंदर है अब इसकी वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, अब जो है इसके अंदर वो वही रहेगा। मतलब उसको भी एक तरीके से हमने कांस्टेंट बना दिया। ठीक, तो ये होता है वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस। अब वेरिएबल्स होते कैसे हैं सी टाइप में? वेरिएबल्स बेसिकली हम लोग बनाते हैं डेटा टाइप्स की मदद से। डेटा टाइप मतलब अलग अलग टाइप के वेरिएबल होते हैं। अगर हम सी में अगर लिखेंगे 12 और लिखेंगे 12.0, दोनों सी के लिए अलग अलग बातें हैं। ऑल्दो दोनों की वैल्यू सेम है, 12 और 12.0 दोनों सेम वैल्यू होल्ड करते हैं, दोनों की सेम वैल्यू है जो है 12, लेकिन सी में दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, 12 और 12.0। क्यों अलग अलग हैं? एक है इंटीजर वैल्यू, एक है फ्लोट वैल्यू। फ्लोट मतलब जो डेसिमल वैल्यू होती है। ठीक, फ्लोट से एक और बड़ी वैल्यू होती है डबल वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे 4-5 टाइप के वेरिएबल होते हैं सी में, जो मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप बोल सकते हैं। प्रिमिटिव मतलब जो पहले से बने हुए हैं, जो कंपाइलर में इनबिल्ट आते हैं। ऐसे करके हमारे 4-5 होते हैं। ठीक, तो ये अंग्रेजी को लिखी हुई है, वेरिएबल इज नथिंग बट अ नेम गिवन टू अ स्टोरेज एरिया दैट अवर प्रोग्राम कैन मैनिपुलेट। मैनिपुलेट मतलब उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, वो होता है मैनिपुलेशन। तो नेम गिवन टू अ स्टोरेज एरिया, हमने मेमोरी में एक स्टोरेज एरिया लिया, हमने मेमोरी में घर बनाया, हमने उसका नाम रख दिया, कुछ भी नाम रख दिया, ए रख दिया, बी रख दिया, शांति भवन, कुछ भी रख दिया। ठीक है, हमने घर बनाया, हमने उसका नाम रख दिया, वो हो गया हमारा वेरिएबल। ईच वेरिएबल इन सी हैज़ अ स्पेसिफिक टाइप। अब हमने जिस टाइप का घर बनाया वो टाइप भी होगा, कच्चा मकान है, पक्का मकान है, बंगला है, फ्लैट है, क्या है, उसमें अलग अलग तरीके के लोग रहेंगे। तो ऐसे हमारे 4-5 टाइप के होते हैं, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, कैरेक्टर है, बूलियन है, ठीक है, लॉन्ग है। ये सब होते हैं डेटा टाइप की हम इस टाइप के वेरिएबल में इस टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इंट में हम इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट में हम डेसिमल वाली वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, डबल में हम लोग डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं जो फ्लोट से भी बड़ी हो। फ्लोट की कुछ लिमिट होती है, फिर फ्लोट से जब आगे जाते हैं तो तब वैल्यू कहाँ स्टोर करें, तो उसको स्टोर कर सकते हैं डबल में। कैरेक्टर में जो हम लोग कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग में जो हम लोग स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जो भी डबल कोट्स के अंदर लिखा होता है। वॉइड मतलब कोई भी डेटा टाइप नहीं है, वॉइड का मतलब होता है खाली, कुछ नहीं।
तो वॉइड हो गया हमारा, कोई भी डेटा टाइप नहीं है। एक होती बूलियन, ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ये कुछ हमारे डेटा टाइप्स होते हैं सी में, ठीक। द नेम पुलिंग क्या ऑफ पुलिंग क्या होता है? बूलियन नहीं, बूलियन, BOOLEN। कोई चैट में स्पेलिंग तो बूलियन, बूलियन होता है ट्रू या फॉल्स। बूलियन एक डेटा टाइप होता है जो सिर्फ स्टोर करता है या तो वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी, जिसके बेसिस पे हमारा कंप्यूटर भी वर्क करता है यार। 0 और 1 बेसिकली कुछ नहीं होता है, ऑफ सिग्नल, ऑन सिग्नल, ट्रू, फॉल्स, ऑन स्टेट, ऑफ स्टेट, यही डिक्लेयर करता है। तो बूलियन भी वही है कि या तो वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक। ओके, तो सर मतलब बूलियन की बताइए फॉल्स है सर। जो क्या गेट्स में यूज होती है वही वाला ना, और नॉर वाले में, वो हाँ, वही। जो और नॉर गेट जो फिजिक्स में पढ़ी। एक आदमी डाउट पूछो तो मिक्स हो गए। गेट्स की बात कर रहा हूँ, गेट्स में यूज होती हैं। बूलियन है डेटा टाइप है। मैंने जो एग्जांपल दिया कि मतलब कंप्यूटर जिस हिसाब से काम करता है कि 0 और 1 को वो देखता है, तो इसी तरीके से बूलियन के भी दो सिर्फ वो होते हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। मैं लॉजिक गेट में जो यूज होते थे। हाँ, वो बूलियन एक्सप्रेशन उनको बोल सकते हैं, ठीक है। बूलियन एक्सप्रेशन जो होती थी, बूलियन व्यंजक नॉर और एंड। हाँ, वो 0 और 1 पे ही तो काम करते हैं। एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स, ठीक। तो ये होगा हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वाले। The name of a variable can be composed of letters, digits and the underscore character. It must begin with a letter or an underscore character. ये कुछ नेमिंग कन्वेंशन है जो हमको वेरिएबल को नेम करते टाइम हमें फॉलो करने चाहिए। मतलब हमें इसी हिसाब से नामकरण करना चाहिए। तुमको बनना है ज्योतिषी, तुमको रखना है अपने वेरिएबल का नाम, और किस हिसाब से रखना है, जो ये तुम्हें ये कुछ रूल्स दिए हुए हैं उनको फॉलो करते हुए, ठीक। कीवर्ड नहीं रख सकते किसी भी उसका नाम, वेरिएबल का नाम। मतलब मेन नहीं रख सकते किसी भी वेरिएबल का नाम, या इंट नहीं रख सकते किसी भी वेरिएबल का नाम। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि उनका एक प्रीडिफाइंड मीनिंग है, उसको तुम नया मीनिंग नहीं दे सकते। सर ऐड रख सकते हैं? ऐड कोई कीवर्ड है क्या सी में? सर्च करो सी। हाँ, ऐड रख सकते हो, ऐड रख। सर कल मैंने किया था, वो एरर बता रहा था। क्या एरर बता रहा था? ऐसा हो ही नहीं सकता सर आपने जो कल बताया था प्रोग्राम, वो वहाँ पर आपने सम यूज किया था वेरिएबल, वो एक हाँ। और बे और सम, तो मैंने सम की जगह ऐड रखा था। हाँ, तो तुमने जो उस सम को देखा होगा, पहले हम लोगों ने ऊपर डिक्लेयर किया था, इन सम लिखा था, तुमने उसको डिक्लेयर नहीं किया। नहीं डिक्लेयर किया सर, जितनी जगह भी सम था सब जगह मैंने ऐड कर दिया था। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। कोड भेजना, कोड भेजना है मुझको, व्हाट्सएप करना, बताऊंगा मैं। ओके सर। वेरिएबल नेम बस वो रख सकते, मतलब कीवर्ड ना रखो, और कोई भी नाम रख लो वेरिएबल नेम का। और सर आपने कल एक वो बताया था सर्कल वाला, सर्कल का एरिया, तो उसमें पाई की वैल्यू डिफाइन भी गई थी, मैंने डिक्लेयर भी की थी, फिर भी एरर बता रहा था, पाई यूज नहीं हो रहा था वहाँ पर। तुम मेरे को भेजना कोड जो तुमने लिखे हैं, ठीक है, मैं बताऊंगा, फिर व्हाट्सएप कर देना मेरे को। एक्चुअली नाम बता दो। मैं तुमने रिस्पांस सबमिट किया होगा ना, जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे। नहीं उसमें नहीं सर, मैंने स्पेसिफिक कोड लिखा है, एल्गोरिथम नहीं लिखा है। ओके ठीक। वो तो सबमिट कर दिया एल्गोरिथम, लेकिन प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ जो कल सर ने बताया था, वो बना के देखा था ना मैंने। ओके प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम पॉसिबल है सर। मतलब प्रोग्राम जब है ही तो प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम क्यों लिखना है? प्रोग्राम के अंदर तुम फंक्शंस बना सकते हो, क्लासेस बना सकते हो। अगर जावा में काम कर रहे हो फिर उसको एक्सटेंड करा लो, वो कर सकते हो। लेकिन प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम ये मतलब समझ में नहीं आया कौन सा। लूप्स के अंदर लूप्स तो चल सकता है ना सी में? अरे नहीं सर, नहीं है, हमें चलता है। हाँ, मैंने जो स्टेटमेंट लिखे थे वो वेरिएबल में मैंने सम की जगह ऐड यूज किया था। नहीं वो मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन आया था प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम में, वो आंसर कर रहा था। प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम हो सकते हैं, इंक्लूड करो फाइल को, वही क्लासेस बना के तुम्हें इनहेरिटेंस करना पड़ेगा। तो चलो बात की बात करेंगे। और सर इंक्लूड और कोनियो डॉट एच किसके लिए यूज करते हैं? वो कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए। जब गेट ch फंक्शन मतलब इंप्लीमेंट करोगे ना, अभी गेट ch अगर लिखोगे, ये सब आगे रहा होगा। इतना आगे ना बढ़ो, अभी तो पढ़ा रहे हैं वही। हेडर फाइल है वो भी, तुम्हें उस हेडर फाइल के फंक्शन को यूज करना है तो तुम्हें वो हेडर फाइल कॉल करनी पड़ेगी।
तुम्हें किसी भी हेडर फाइल के फंक्शन यूज करना है, तुम्हें वो हेडर फाइल कॉल करनी पड़ेगी। कोनियो हेडर फाइल है, stdio है, मैथ है, काफी सारी है, ठीक है। तो अगर तुम्हें मैथ के फंक्शन यूज करना है, तुम्हें मैथ वाली हेडर फाइल बुलानी पड़ेगी। कोनियो की यूज करना है, कोनियो की बुलानी पड़ेगी। stdio पे करते हो stdio की हेडर फाइल बुलानी पड़ती है। तो अब से एक अड्डा डिस्कस कर लेंगे, अब से एक अड्डा डिस्कस करेंगे, थोड़ा कवर कर लो भी। ठीक है। तो वेरिएबल समझ में आ गया ना, और ये नेमिंग कन्वेंशन है, ये तुम लोग के पास पहुंच जाएगी, अंग्रेजी पढ़ लेना आराम से बैठ के कि क्या क्या कन्वेंशन होता है, किस तरीके से वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाता है। ये नीचे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, ठीक। और बाकी जब प्रोग्राम देखेंगे तो देखेंगे कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल उसमें किस तरीके की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सर इंट में द नेचुरल साइज ऑफ इंटीजर फॉर द मशीन, ये क्या कहने जा रहा है? हमको भी नहीं पता है क्या कहना चाह रहा है, इन्होंने कहीं से उठाया ही होगा। अरे यार, कुछ माइनस कुछ करोड़ से लेके प्लस कुछ करोड़ तक की जो वैल्यूज होंगी जो कि डेसिमल ना हो, जिसमें डेसिमल ना हो, वो हमारी स्टोर होंगी इंटीजर में। वो सिर्फ सिंपल समझो ना, कॉम्प्लेक्स में जाना ही क्यों है। अरे ये समझो, बेसिकली इंट का जो साइज होता है ना, वो 2 बाइट या 4 बाइट हो सकता है, और वो डिपेंड करता है कि हम लोग मशीन कौन, सिस्टम कौन सा यूज करें। तो ये वही लिखा है कि डिपेंड करता है कि मशीन कौन सी है, सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हैं। तो फिर उस हिसाब से तुम्हारी मेमोरी कंजम्पशन लेगा। कुछ मतलब सिस्टम होता है जो होता है 2 बाइट या 4 बाइट का ही होता है नया लोग। तो कुछ चीज में जब मतलब कुछ जान के ही नहीं पता, क्योंकि अभी समझ में आएगा नहीं, सिस्टम्स के उस पर डिपेंड करता है। दूसरी स्लाइड पर अब सी में होती हैं कुछ स्टोरेज क्लासेस, ठीक। इन स्टोरेज क्लासेस के अकॉर्डिंग अब देखो क्या होता है, तुमने अपना वेरिएबल स्टोर किया तो उस वेरिएबल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत हद तक डिपेंड करती हैं कि तुम उसे किस टाइप की स्टोरेज क्लास में स्टोर कर रहे हो। जो वेरिएबल की प्रॉपर्टीज होती हैं वो इस बात पे डिपेंड करती है तुम उसे कौन सी स्टोरेज क्लास में स्टोर कर रहे हो, ठीक। क्या क्या बताती हैं स्टोरेज क्लास जो होती हैं? स्कोप बताती हैं। स्कोप मतलब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, हमारा वेरिएबल हमारे प्रोग्राम में कहाँ तक यूज हो सकता है। फिर से, हमारा वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया है अपने प्रोग्राम में, उसका स्कोप क्या है, उसका यूसेज एरिया कितना बड़ा है, हम उस वेरिएबल को कहाँ तक लेके जा सकते हैं, और वो वेरिएबल हमारे साथ चलेगा भी विदाउट एनी एरर। वो हो गया हमारे वेरिएबल का स्कोप। वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? उस स्टोरेज क्लास पे डिपेंड करता है जो हमने अपने वेरिएबल के लिए यूज करी है, जिस भी स्टोरेज क्लास में हमने अपना वेरिएबल स्टोर किया है, ठीक है। एक्सप्लेन करेंगे अभी मतलब किस तरीके से करता है। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होती है? डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू मतलब जो हमने अभी इंट ए जब किया था तो ए की वैल्यू अपने आप 0 ले रहा था, वो क्या हो गई, उसने ए को डिफॉल्ट मतलब अपने आप, जब यूजर कुछ ना करे और मशीन अपने आप कर ले उसको बोलते हैं डिफॉल्ट। मतलब अगर नहीं होगा तो ये तो होगा ही होगा, अगर यूजर कुछ नहीं कर रहा है तो ये मशीन तो ये करके रहेगी। तो डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू वो डिपेंड करती है स्टोरेज क्लास के ऊपर कि हमने स्टोरेज क्लास किस टाइप की यूज करी है। हमने जब वहाँ पे इंट किया था तो उसमें जो डिफॉल्ट वैल्यू जब इनिशियलाइज हो गई थी 0, वो इन्हीं एक स्टोरेज क्लास की वजह से हो गई थी, ठीक। लाइफ टाइम ऑफ दैट वेरिएबल, लाइफ टाइम मतलब हमारा वेरिएबल जो है कब तक एग्जिस्ट करेगा, किस लाइन ऑफ कोड के बाद हमारा वेरिएबल जो है वो मतलब खत्म हो जाएगा, हमें उस वेरिएबल की नीड नहीं पड़ेगी, या पड़ेगी भी तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे वेरिएबल का जो लाइफ टाइम है वहाँ पे खत्म हो गया। जैसे लूप वाले वेरिएबल होते हैं वो लूप के अंदर ही खत्म हो जाते हैं, और लूप के बाहर उनको फिर से हमें यूज करना पड़ेगा। लूप के अंदर का जो वेरिएबल है वो हम लोग बाहर नहीं यूज कर सकते, जिस वेरिएबल से हमारी लूप चलती है। नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जब लूप बताएंगे तो फिर से एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या कह रहे थे इस टाइम पे। तो लाइफ टाइम, स्कोप और डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, तो ये तीनों चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारी स्टोरेज क्लास के ऊपर कि कौन सी स्टोरेज क्लास में मैंने अपने जो वेरिएबल है वो स्टोर कराया। चार टाइप की स्टोरेज क्लास है, ऑटोमेटिक, एक्सटर्नल, स्टैटिक और रजिस्टर, ठीक है। अब देखो ये चार्ट बना हुआ है कि ऑटो में स्टोरेज कहाँ होती है, इनिशियल वैल्यू क्या होती है, और स्कोप क्या होता है, और लाइफ क्या होती है। चारों की ये अलग अलग दिया हुआ है। ऑटो में क्या, स्टोरेज, स्टैक में हमारा स्टोर करना, वही जो स्टैक होता है उसमें होता है। इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू कोई होगी। स्कोप विद इन ब्लॉक, जिस ब्लॉक के अंदर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, जिस
ब्लॉक के अंदर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, जिन भी सेमी कॉलन के अंदर हमारा वेरिएबल है, हमारा वेरिएबल सिर्फ उन्हीं सेमी कॉलन के अंदर काम करेगा। अगर उस सेमी कॉलन के बाहर अगर हम लोग अपने वेरिएबल को लाते हैं तो वेरिएबल हमारा काम नहीं करेगा, वहीं पे खत्म हो जाएगा। लाइफ एंड ऑफ ब्लॉक, जैसे ही हमारा ब्लॉक खत्म होगा वैसे ही हमारा वेरिएबल की लाइफ भी खत्म हो जाएगी, उसके बाद वेरिएबल नहीं चलेगा हमारा। ऐसे ही 4 टाइप की हैं, ऑटो है, एक्सटर्नल है, स्टैटिक है, रजिस्टर है। ये चार्ट याद होना चाहिए कि किस वेरिएबल के हिसाब से क्या क्या प्रॉपर्टीज, किस स्टोरेज क्लास के हिसाब से हमारे वेरिएबल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या हमारे वेरिएबल के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा नहीं है कि समझ में आया। डेटा सेगमेंट, स्टैक, ये सब पढ़ाया जाएगा कि स्टैक क्या होता है, डेटा सेगमेंट क्या होता है, सीपीयू रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर तो शायद अभी सुधीर सर ने अभी पढ़ा दिया होगा, मेमोरी पढ़ाई है तो। ठीक है, इनिशियल वैल्यू 0, स्कोप क्या, ग्लोबल मल्टीपल फाइल्स। स्कोप और लाइफ अभी हो सकता है ना समझ में आए, क्योंकि ये प्रोग्राम जब करोगे तभी समझ में आएगा कि वेरिएबल हमारा कहाँ पे खत्म हुआ, लाइफ टाइम हमारी क्या थी वेरिएबल की। तो इसके कुछ प्रोग्राम्स देखना ऑनलाइन अगर मिल जाए तो उनको रन करके देखना कि हमारा वेरिएबल किस किस स्कोप में चल रहा था और उसकी लाइफ टाइम कहाँ तक थी, कहाँ से आने के बाद हमारे वेरिएबल को, मतलब हम लोग अपने वेरिएबल को कहाँ तक लेके नहीं जा पा रहे हैं, हमारे वेरिएबल का स्कोप कहाँ खत्म हो रहा है और हमारा वेरिएबल हम किस पॉइंट के बाद यूज नहीं कर पा रहे हैं, हमारे वेरिएबल की लाइफ टाइम क्या है। तो ये सब चीज़ें अपने आप प्रोग्राम करके देखना, कुछ कोड्स देखना ऑनलाइन, वहाँ पे सर्च करना है स्कोप, सिंपल स्कोप कोड्स इन सी लैंग्वेज, सिंपल लाइफ टाइम कोड्स इन सी लैंग्वेज, जो अपने आप कोड दिखाएगा, बहुत ही बेसिक जो कोड्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। क्लास है क्या? हाँ सर। यस सर। चलो तो फिर ये नया टॉपिक है, स्टोरेज क्लासेस वगैरह, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, तो ये नेक्स्ट क्लास से रखते हैं। हेलो सर, वो बता रहे थे